बेईमानी, दलाली, घुसखोरी करता है, उसी को बेईमान कहते हैं। कि जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो वो मुझे जरूर चुनेगी और लंबुआ की जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आपने मोदी जी की बात की है, देश के प्रधानमंत्री की बात की है, तो वो ओबीसी से आते ही नहीं, वो घाटी समाज से आते हैं। क्योंकि मैं भी गुजरात में रही हूँ। आपके पार्टी का नारा भी है बेईमानों गद्दी छोड़ो, तो ये बेईमान है क्या, उनको क्या? नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं 190 विधानसभा लंबुआ क्षेत्र में और आज हमारे साथ हैं मंजूलता पाल जी, जो कि आम जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और इसी पार्टी से प्रत्याशी उम्मीदवार भी हैं लंबुआ क्षेत्र से। तो मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने आज लंबुआ विधानसभा में हमारी क्षेत्र में बाइट लिया। मैम, आपसे जो सबसे पहला सवाल है मेरा कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि ये एक नई पार्टी है। मेरी पार्टी का आइडियोलॉजी ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नक्शो कदम पे चलना और उनकी जो विचारधारा थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाए और सोने की चिड़िया बनाई जाए, वो आज जो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आता। इसलिए हम लोग उस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहिल्याबाई होलकर के सपनों का भारत बने। ऐसा देखा जाता है कि आज़ादी के पहले, अर्थात बात करें 1947 की, तो उससे पहले भारत में जो है सुई तक नहीं बनती थी। पर वर्तमान समय में देखा जाए तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता अभी सोने की चिड़िया है भारत? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको लगता है तो सो फार गुड। मुझे तो अभी तक नहीं दिख रहा, इसलिए क्योंकि सारी चीजें तो निजीकरण हो गई हैं। आज रोजगार की बात किया जाए या शिक्षा की बात किया जाए, किसी भी मुद्दे पे बात किया जाए तो कुछ भी रहा नहीं, तो सोने की चिड़िया कैसे कहा जाए इसे? प्रमुख तौर पर क्या मुद्दे होंगे लंबुआ विधानसभा में आपकी पार्टी के द्वारा? मेरे जो मुख्य उद्देश्य और मेरे जो मुद्दे होंगे वो रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, जो हर सरकार कहती पूरी नहीं करती। लोग कहते हैं विकास की बात करेंगे और विकास करेंगे नहीं। तो विकास तब होगा हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी और रोजगार मिलेंगे, शिक्षा अच्छी होगी, तो हमारे यहाँ विकास बढ़ेगा। मेरा मुख्य एजेंडा यही होगा कि विकास हमारे लंबुआ विधानसभा में कैसे हो, और इसके लिए हमें जो भी करना होता है, लंबुआ की जनता अगर मुझे इस लायक समझती है तो मुझे चुनाव क्षेत्र में जरूर लाएगी और वोट देके अपनी तरफ से वो हमको उस लायक बनाए कि जिससे मैं लंबुआ विधानसभा के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, रोजगार के लिए। पूर्व में भी सपा, बसपा, भाजपा की सरकारें रही हैं, तो क्या लगता है कि लंबुआ का विकास नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इनकी विचारधारा ये है कि 10 करोड़ रुपए पार्टी को दे देना है और उसके बाद 10 करोड़ जो है जनता के बीच में फेंक देना है, और उसके बाद जब ये जीत के आ जाते हैं, इनको जनता चुन लेती है, तो ये लोग वही 10 करोड़ और 20 करोड़ बटोरने के चक्कर में विकास का कोई आता पता ही नहीं रहता, दूर दूर तक का कोई इसका नामो निशान नहीं रह जाता है। तो किस तरह से आप इसको, इन सभी चीजों को मुकाबला करेंगे? कोई रणनीति है किसी प्रकार की आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास रणनीति है कि मैं जो है गांव-गांव जाऊंगी और लोगों को ये चीज के लिए जागरूकता करूंगी। और मैं जानती हूँ इस बार बदलाव जनता चाहती है और लंबुआ की भी जनता इस बदलाव को चाहती है, पूरे देश की जनता चाहती है, क्योंकि जो मोदी जी ने किया, जो योगी जी ने किया है और जो आगे अखिलेश जी ने किया था, इन सबकी जो है नीतियों को जनता देख चुकी है। अब जनता चाहती है एक नया विकल्प, और नया विकल्प के रूप में मैं खुद आई हूँ, इसलिए जनता मुझे लाइक कर रही है। अभी हमने आपके पोस्टर को देखा, पोस्टर में ऊपर जो है कुछ महापुरुषों की फोटो है, उसमें अधिकतर जो महापुरुषों की फोटो हैं वो कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज से ही रिलेटेड है। तो क्या इनकी नीतियों पर ही पार्टी चलती है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशोक सम्राट और अहिल्याबाई होलकर की विचारधाराओं पे चलती है। बिल्कुल उन्हीं की विचारधारा है, लेकिन संविधान के जो है दाता जो है अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए हम लोगों ने अम्बेडकर को भी मानते हैं, क्योंकि वो संविधान के दाता है। कोई अम्बेडकरवाद, कोई बसपा ने ठेकेदारी नहीं निकाली कि मेरा ही रहेगा। जी, तो समाजवाद या अम्बेडकरवाद सभी को एक साथ लेकर के, बिल्कुल पूरे समाजवाद को एक करके, और नया विकल्प जो समाज चाह रहा है उस नया विकल्प को मैं दे रही हूँ, इसलिए समाज मेरे साथ है। आप भी ओबीसी तबके से आती हैं,
और देश में एक बड़े पैमाने पर ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर मसला चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखो, जनगणना 1931 में हुई थी और मैं अपने उसी हिसाब से अगर बताती हूँ तो 100 साल में मैं जानती हूँ कि जनगणना ये बेईमान सरकार है। अगर ये हमारी जनगणना करवा दे ओबीसी का तो ये ओबीसी जाग भी जाएगा और जान भी जाएगा कि मेरी आबादी ज्यादा है, फिर भी हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो उसकी लड़ाई लड़ने लगेगा। तो मैं ये जानती हूँ कि ये लोग जनगणना नहीं करवाएंगे और जब भी हमारी सरकार बनेगी हम लोग जनगणना करवा के हम बताएंगे कि देखिए हमारी ये आबादी है और अब हमें इस हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो ओबीसी तबके से आते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो ओबीसी के विरोध में कार्य कर रहे हैं या ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाना नहीं चाहते? नहीं, इससे आंकड़े पता चल जाएंगे ओबीसी के, क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने मोदी जी की बात की है, देश के प्रधानमंत्री की बात की है, तो वो ओबीसी से आते ही नहीं, वो घांची समाज से आते हैं। क्योंकि मैं भी गुजरात में रही हूँ और मैं उनके घर से लेके उनके पूरे खानदान के बारे में जानती हूँ, क्योंकि वो घांची हैं। और जब वो सीएम थे उस समय उन्होंने जो है अपने वोटर आईडी में नाम बदला है ओबीसी, इसलिए क्योंकि ओबीसी को बेवकूफ बना सके और प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया जा सके। तो क्या ये आप जो षड्यंत्र लगा, मतलब ये जो आप बता रही हैं एक बड़ा गंभीर आरोप है, तो इसका कोई सबूत है? आपने कभी इस बात को लेकर के नहीं, बिल्कुल जो है, देखिए केस करने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रशासन शासन सारे इनके हाथ में है। जिस दिन हमारी सरकार बनाएगी सबसे पहले इनकी जांच करवा के हम खुद बताएंगे कि किसी को भी ये अधिकार नहीं, अगर कोई प्रधान भी है तो अपनी जाति बदलने का अधिकार उसको नहीं होता है। और प्रधानमंत्री ने जब सीएम में थे, गुजरात के सीएम थे, उस समय इन्होंने अपनी जात को बदला था। अभी वर्तमान समय में अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर जो है ओबीसी मतलब जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखो, वो जाति जनगणना करवाएं, सो फार गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनसे वो करवा सकते हैं, क्योंकि वो सीएम अगर बनते हैं तो वो करवाएंगे और सीएम नहीं बनते तो उसके बाद की जवाब उनका क्या आएगा ये आप सबको जानते ही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा था सुल्तानपुर से, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस चुनाव में? देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मुझे तो ये था कि अपने समाज को जगाना है और समाज का अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। हार जीत तो अपनी जगह है। मैं उस समय भी कह रही थी कि जनता जो चाहेगी वही करेगी, और मैं आज लम्बुआ की जनता को फिर से वही बात कह रही हूँ कि जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो वो मुझे जरूर चुनेगी। और लम्बुआ की जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। उस समय मैं गुजरात से आई थी, इसलिए मुझे ज्यादा लोग नहीं जान पा रहे थे कि मेरी भी जन्मभूमि सुल्तानपुर से है, इसलिए मुझे नहीं पहचान पाए। लेकिन मैं लम्बुआ में इस बार जो चुनाव लड़ रही हूँ 190 में, इस बार जनता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजू बहन पाल को हर एक व्यक्ति, हर एक समाज जानता है इस बार। लम्बुआ विधानसभा में बहुत सारे कैंडिडेट इस समय वर्तमान समय में हैं, उसमें से आप एक इकलौती महिला कैंडिडेट हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को एक महिला की होते? देखिए, मैं एक महिला हूं और मैं इन सब जितने भी पुरुष कैंडिडेट हैं इनको मैं टक्कर दे रही हूँ। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप सबके चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही एक महिला इनको धूल चटा देगी और इनकी औकात भी दिखा देगी। ऐसा भी देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी ने अंत समय में अपने कैंडिडेट चेंज कर दिए। क्या लगता है कि ये किसी विशेष कोई कारण रहा इसके पीछे कैंडिडेट चेंज करने को लेकर के? अब ये तो बहुजन समाज पार्टी ही बता सकती है, क्योंकि मैं उनकी पार्टी में हूँ नहीं, तो इसलिए उनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। वो उनका निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। जी, क्या लगता है कि आपकी जो लड़ाई है क्या बीजेपी के साथ है? जो आपकी मतलब नीतिगत लड़ाई है जो राजनीति में, वो बीजेपी के साथ है या अन्य किसी दल के साथ भी लम्बुआ में इस समय बन रही है? नहीं, मेरी किसी दल के साथ लड़ाई नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ बेईमानों के खिलाफ है, जो दलाली बेईमानी घुसखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। मुझे किसी व्यक्तिगत पार्टी से मेरी लड़ाई नहीं है। आपके पार्टी का नारा भी है बेईमानों गद्दी छोड़ो, तो ये बेईमान है क्या? उनको क्या कोई विशेष तौर पे कोई पार्टी से रिलेटेड है या फिर कोई कुछ किसके तरफ आपका इशारा है? देखो, पार्टी से भी और पार्टी से भी नहीं, जो भी बेईमानी दलाली घुसखोरी करता है उसी को बेईमान कहते हैं, और हम उन्हीं की बात करते हैं जो दलाली बेईमानी किया है। ये आप सबको बताने की कहाँ मुझे जरूरत है, समाज तो खुद ही जानता है कि दलाली बेईमानी और घुसखोरी कौन करता है। फिलहाल एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है कि लम्बुआ के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, या महिलाओं के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं अगर आप जीतती हैं तो? मैं
महिलाओं की जो शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और बलात्कार हैं, मैं पहले भी आवाज उठाती रही और आवाज उठाती रहूंगी। अगर मुझे लंबुआ की जनता उस लायक बनाएगी तो मैं महिलाओं के लिए ऐसा काम करूंगी जो महिला खुद इसके लिए स्वाभिमानी होगी और खुद की लड़ाई स्वयं लड़ेगी, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं महिला हूं, इसका दर्द मुझे बहुत अच्छे तरह से पता है और मैं इस दर्द को जानती हूं, क्योंकि मैंने किसान आंदोलन में भी थी, तब भी वहां महिलाओं के सवाल पे जो है आवाज उठाई थी। आज लंबुआ में हूं तो लंबुआ में भी मैं महिलाओं के हर एक सवाल पे आवाज उठाती रहती हूं और आवाज उठाती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी मंजूलता पाल जी, जो कि 190 लंबुआ विधानसभा से आम जनता पार्टी से प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंजूबेन पाल। आज मैं लंबुआ विधानसभा में और लंबुआ विधानसभा की जनता से ये अपील करती हूँ कि मेरा चुनाव निशान हेलीकॉप्टर है और आप सब 27 तारीख को चुनाव निशान हेलीकॉप्टर की बटन दबा के भारी मतों से हमें विजयी बनाएं, जिससे मैं लंबुआ की जनता को एक नई उम्मीद के साथ और एक नए काम के साथ और नए विकास के साथ मैं आऊं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में जो भी विधायक जाता है, आज तक 70 सालों से जो भी हमारे गांव के और जो भी हमारी विधानसभा के लोग हैं, ये लोगों को एक चीजें मैं और बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसे जो है विधानसभा विधायक निधि से 5,000 रुपए की सहयोग राशि मिलती है, जो प्रधान द्वारा मिलती है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज तक किसी को भी विधानसभा में ये 5,000 की जो सहयोग राशि मिलती है मृतक के घर वालों को, वो आज तक नहीं दी जाती है। और इस चीज को मैंने अपने मीडिया भाई के द्वारा ये अपील करती हूँ कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और विधानसभा में ये सवाल उठे कि अभी तक मृतक की 5,000 की जो राशि मिलती वो क्यों नहीं मिली। मैं सिर्फ अपने समाज ओबीसी समाज से ही ये अपील करूंगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग 27 तारीख को बटन दबा के हेलीकॉप्टर की मुझे जिताएं, जिससे मैं ओबीसी के भले का काम करूं और ओबीसी की भले की बात करूं। धन्यवाद।